चलो स्टार्ट करते हैं। तो आज का करने के लिए कल का एक बार थोड़ा सा रिव्यू करना पड़ेगा, है ना। क्या पढ़ा था अपन लोगों ने कल? कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। तो ऑफर का कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होता है, कब वैलिड होता है ये अलग मैटर है, कब कंप्लीट होता है ये अलग मैटर है, कब कैंसिल हो जाता है ये अलग मैटर है। ठीक है। तो कब कंप्लीट होता है ऑफर का कम्युनिकेशन? हाँ, जब ऑफर की नॉलेज में आ जाए। ठीक है ना। सिंपल ऑफर का कम्युनिकेशन तब कंप्लीट होता है जब ऑफर की नॉलेज में आ जाता है। ठीक है। फिर एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन टू फोल्ड कंप्लीट होता है। पहला, सेंडर के पॉइंट ऑफ व्यू से। दूसरा, रिसीवर के पॉइंट। ठीक है। तो जब बंदा सेंड करता है तब सामने वाले के अगेंस्ट वैलिड हो जाता है, और जब सामने वाले को रिसीव होता है तब भेजने वाले के अगेंस्ट वैलिड हो जाता है। मतलब अगेंस्ट द एक्सेप्टर कब वैलिड होता है? एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन अगेंस्ट द एक्सेप्टर कब कंप्लीट होता है? जब जब ऑफरर के पास पहुंच जाए, जब ऑफ क्या, एक्सेप्टेंस। आ रहा है समझ में? ठीक है ना। तो अगेंस्ट द एक्सेप्टर कब कंप्लीट होता है? व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ द ऑफरर। अगेंस्ट द ऑफरर कब कंप्लीट होता है? एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन, है ना, व्हेन इट इज पुट इन द कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन। जैसे ही एक्सेप्टर एक्सेप्टेंस भेजता है तो वो किसके अगेंस्ट वैलिड हो जाती है? ऑफरर के अगेंस्ट। ठीक है। है ना। कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस जब पोस्ट से सेंड की जाती है ना। जनरल रूल पोस्टल एक्सेप्टेंस का अगेंस्ट द प्रपोजर। प्रपोजर को और क्या बोलते हैं अपन? ऑफरर। कब कंप्लीट होता है? व्हेन एक्सेप्टर पोस्ट द लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस, है ना। द मोमेंट ऑफ पोस्टिंग बाइंड्स द ऑफरर। ये क्लियर है ना। करेक्टली एड्रेस्ड और एडिक्वेटली स्टैम्प्ड होना चाहिए। डिलेज, लॉस्ट इन ट्रांजिट और मिस डिलीवरी, ये लेटर की वैलिडिटी को अफेक्ट नहीं करते। इसका मतलब अगर उसके अगेंस्ट वैलिड है तो उसको मिलना जरूरी नहीं है। जैसे ही भेजा तो सामने वाले के अगेंस्ट क्या हो गया? वो वैलिड। क्लियर है? द प्रपोजर इज लीगली बाउंड वंस द लेटर इज आउट ऑफ द एक्सेप्टर्स कंट्रोल। फिर क्या है? कंप्लीशन अगेंस्ट द एक्सेप्टर। The acceptor is bound only when the letter reaches the proposer. मतलब एक्सेप्टेंस का लेटर जब प्रपोजर के पास पहुंच जाता है तो एक्सेप्टर बाउंड हो जाता है ना। तो अगर लेटर कभी पहुंचा नहीं तो प्रपोजर
हो सकता है प्रपोजर बाउंड हो पर एक्सेप्टर बाउंड नहीं हो। तो ये थोड़ी अजीब सी सिचुएशन है जिसके बारे में कुछ कहा नहीं गया है। बेसिकली ये बोला गया है बस कि देखो कॉन्ट्रैक्ट तो बन जाएगा। आ रहा है समझ में? है ना? क्योंकि क्या होगा, रुकेगा नहीं कम्युनिकेशन। अगर वो बना रहा है तो फिर वो फर्दर कम्युनिकेशन भी करेगा। हम मान लो जब उसने दोबारा कम्युनिकेशन किया कि भैया बन गए हैं गुड्स या जो भी है, तो वो उसके पास पहुंच जाएगा। आ रहा है समझ में? ठीक है ना? क्या ये क्लियर है? ठीक है। अच्छा, ए ने ऑफर दिया बी को 10 मार्च को। बी ने एक्सेप्ट किया कब? 14 मार्च को। 14 मार्च को बेसिकली उसने पोस्ट किया, क्या पोस्ट किया? लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस। अगेंस्ट ए कब वैलिड हुआ? 14 को। अगेंस्ट बी कब कंप्लीट हुआ? जब वो लेटर ए के पास पहुंच गया। इसको ऐसे देख लो, है ना? ए जो है, इसने ऑफर भेजा। इसने ऑफर कब सेंड किया? 10 मार्च। बी के पास ऑफर कब पहुंचा? नहीं नहीं, वो नहीं बताया। बी के पास पहुंच गया वो। बी ने एक्सेप्टेंस का लेटर पोस्ट कब किया? 14, है ना? तो ए जो है वो कब बाउंड हो जाएगा बेटा? 14 को। ए कब बाउंड हो जाएगा बेटा? 14। और बी कब बाउंड होगा? जब ये लेटर पहुंचेगा। अगर लेटर रास्ते में गुम गया तो? आ रहा है समझ में? ठीक है ना? फिर टेलीफोन, टेलेक्स, फैक्स, ईमेल, इन सब में क्या होता है? भेजते ही पहुंच जाता है। भेजने और पहुंचने में डिफरेंस नहीं होता। क्लियर है बेटा? आ रहा है समझ में? ठीक है। तो रूल ये है कि इंस्टेंट कम्युनिकेशन में कॉन्ट्रैक्ट is formed only when the acceptance is actually received by the proposer. ठीक है ना? The contract is formed at the place where the acceptance is received. If there is a call drop or poor connection and the proposer cannot hear the acceptance, no valid contract is formed because acceptance was not effectively communicated. क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? कोई डाउट है इसमें तो बता दो। ठीक है। अब स्पेशल कंडीशन में कम्युनिकेशन कब होता है? अच्छा, कम्युनिकेशन हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं? हम्म। हाँ। क्या होता है इससे? कम्युनिकेशन अगर नहीं जानेंगे तो इससे क्या फर्क पड़ेगा? कॉन्ट्रैक्ट की वैलिडिटी में फर्क पड़ जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है या नहीं है, ये किस पर निर्भर कर रहा है? कम्युनिकेशन पर।
अरे समझ में, ठीक है ना। एक्सेप्टेंस पोस्ट हो जाने पे कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है, समझ में आ रहा है। तो अगर कॉन्ट्रैक्ट बन गया है, ठीक है ना, तो सामने वाला डिनाई नहीं कर सकता उसको। ये क्लियर है। इन सम कॉन्ट्रैक्ट्स स्पेशल कंडीशंस आर टैकेटली कन्वेड एंड एक्सेप्टेड। बेटा टैकेटली कन्वेड मतलब, बिल्कुल सही, कंडक्ट से हम कम्युनिकेट कर देते हैं कि हम क्या चाह रहे हैं या क्या बोल रहे हैं। टैकेट एक्सेप्टेंस ऑफ कंडीशंस, ठीक है, ध्यान से समझिए। थ्रू कंडक्ट, सुनो मेरी बात ध्यान से सुनिए। एक होता है कि मैं कंडीशंस आपको बोल दूं, बता दूं, और एक होता है कि मैं कंडीशंस आपको बोल के नहीं बता रहा हूं। क्या हो रहा है, मैं आपको कम्युनिकेट कर रहा हूँ नॉर्मली एक्सेप्टेंस, और कुछ कंडीशंस जो हैं वो क्या हो जा रही है, आप तक कन्वे हो जा रहे हैं। उसको अज्यूम कर ले जाएगा कि देखो ये वाली बात तो मैंने कम्युनिकेट करी थी। इसका एग्जाम्पल अभी पढ़ेंगे अपन लोग। देखो, एक पैसेंजर ने टिकट बाय करी, टिकट के पीछे कंडीशंस लिखी हुई थी। जैसे आप ट्रेन की टिकट लेते हो, उसमें बहुत सारी कंडीशंस लिखी होती है। क्लियर है ये? समटाइम्स दीज कंडीशंस आर ब्रॉट explicitly to passengers notice, sometimes not। मतलब देखो ट्रेन में तो नॉर्मली नहीं ही होता, पर बहुत बार क्या था, जैसे मान लो आपने कहीं से कोई टिकट ली और वो बोल रहा है कि देखो इसके पीछे कंडीशन है, पढ़ लेना। ये इसका मतलब क्या हुआ, कि आपको एक्सप्रेसली बता दिया गया है कि क्या कंडीशन है। ये क्या हो गया, कि आपको एक्सप्रेसली कम्युनिकेटेड है। कई बार क्या हुआ है कि मैंने टिकट दी, उसके पीछे कंडीशंस लिखी हैं, पर मैंने हाईलाइट नहीं किया। समझ में आ रहा है? अब अगर मैंने हाईलाइट नहीं किया, तो वो कंडीशंस आपके ऊपर एप्लीकेबल है या नहीं, समझ रहे हो। देखो, कोर प्रॉब्लम तक पहुंचो सबसे पहले। कानून में सॉल्यूशंस दिए हुए, सॉल्यूशंस काम के तभी हैं जब आपको प्रॉब्लम पता हो, ठीक है ना। यहाँ सबसे मेन है कि क्या ऑब्वियस है और क्या नहीं। जो चीजें ऑब्वियस होती हैं वो कम्युनिकेट करने की जरूरत नहीं है, पर ऑब्वियस तुम्हारे हिसाब से नहीं, कानून के हिसाब से। ये बात समझ में आ रही है? ये वाली बात समझ में आ रही है? देखो, तो ये जो केस था, इसमें पैसेंजर को उनने ऐसे अलग से नहीं बताया था कि देखो ये कंडीशन है। उसने बोला भैया मैंने तो देखी नहीं कंडीशंस, तो मेरे ऊपर लागू नहीं होंगे। समझ में आ रहा है? तो उसने केस किया। जब उसने केस किया तो क्या हुआ, बेटा कोर्ट ने जो डिसीजन है ना, वो किसके खिलाफ दिया, पैसेंजर के खिलाफ। कोर्ट ने कहा कि अगर आपको टिकट मिली है तो वो कंडीशंस आपके ऊपर बाय डिफॉल्ट लागू होंगे। यानी किसी व्यक्ति को अलग से बताने की जरूरत नहीं। अलग अलग केसेस हैं, याद रखना, ठीक है। The passenger is treated as having accepted these conditions once he buys the ticket, एयर टिकट। आमतौर पर एयर टिकट के पीछे फाइन प्रिंट में लिखा होता है कंडीशंस, भले ही पैसेंजर ने उसे रीड ना किया हो। एयरलाइन मान सकती है कि भैया ये आपके ऊपर लागू हैं। हाँ, इसमें एक एक्सेप्शन है कि भैया कंडीशंस रीजनेबल होनी चाहिए, ठीक है। ये केस किसके फेवर में गया, एयरलाइंस। समझ गए इस बात को। अब
ट्रेन टिकट्स पुराने, जब कंप्यूटराइज नहीं था सिस्टम उस समय कंडीशंस प्रिंटेड नहीं थी। वो कंडीशंस कहाँ डिस्प्ले होती थी? इसका मतलब बंदा काउंटर में टिकट दे रहा है और उसके पीछे कंडीशंस लगी हुई। पहले ऐसा होता था कि टिकट पे वो देते थे और वो बोलते थे कि भैया ये रीड कर लेना। ये एक्सप्रेस हो गया, मान लो नहीं बोला, है ना? तो अगर नोटिस बोर्ड पे वो कर दिया, ये भी उनकी तरफ से क्या है कि भैया हमने नोटिस दे दिया। हाँ, पैसेंजर के पास रीजनेबल अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए कि वो उसको रीड कर पाए। आ रहा है समझ में? यहाँ तक की बातें क्लियर है कि नहीं? पहले इसको पढ़ो क्योंकि ये पूरा एक कंटिन्यूएशन में चलता है। याद रखो, कोई भी चीज पढ़ करके आप छोड़ नहीं सकते। आप द मोमेंट आप कॉन्ट्रैक्ट वगैरह स्टार्ट करते हो ना, आपको उसको पकड़े रहना पड़ता है। समझ में आ रहा है? आप अकाउंट्स में एक चैप्टर अलग कर रहे हो, दूसरा अलग कर रहे हो। इको में भी बहुत बार ऐसे ही है। समझ में आ रहा है? कुछ कुछ कनेक्शन है इसमें। पहले से लेकर के आखिरी टॉपिक तक पूरा एक बात चल रही है, उसी के अलग अलग पहलुओं को हम डिस्कस कर रहे हैं। रीड करो फटाफट से, कोई डाउट है तो बताओ। ठीक है, है ना? याद रखना, ये जो बातें हैं ना, इस पे रिलेटेड केस लो आ सकता है आप। यहाँ एक बात क्या मैंने अंडरलाइन की है, ध्यान से देखो, कि कंडीशंस रीजनेबल होना चाहिए। ठीक है ना? अब देखो, है ना? एक जो है लॉन्ड्री वाला है ना, ड्राई क्लीनर है। हमने उसको कपड़े दिए, उनका भैया ड्राई क्लीन कर देना। उसने एक रसीद दी। आ रहा है समझ में? वो रसीद में क्या था कि कौन कौन से कपड़े आपने दिए। ठीक है ना? अच्छा, उस रसीद के पीछे क्या लिखा हुआ था कि भैया देखो, अगर कपड़े गुमे तो मैं एक पर्टिकुलर अमाउंट तक ही लायबल रहूं। समझ में आ रही है बात? कस्टमर ने रिसीट ले ली बिना प्रोटेस्ट के, तो इसका मतलब उसने एक तरीके से टैक्टिकली उन कंडीशंस को क्या कर लिया बेटा, एक्स। पी ने कोट क्लोथ डिलीवर करे ड्राई क्लीनिंग के लिए, उसको रिसीट मिली। ठीक है ना? अब कह रहा है कि भैया कॉम्पनसेशन कितना मिलेगा अगर कपड़ा गुम गुम गया तो? 15%। अब आप एक बार इमेजिन करो कि अगर मान लो कि मैं अपना 10,000 का जैकेट ड्राई क्लीन में दूं और वो गुम जाए, तो वो मुझे 1,500 रुपये दे दिए। मेरा 1,000 के जैकेट अगर मैंने उसके पास दिया तो वो मुझे 150 रुपये देगा। अरे सुन, तो अब देखो, हम लोग ये तो बोल रहे हैं हर कंज्यूमर को कि आप कंडीशंस, मान लिया जाएगा कि आपने कंडीशंस क्या कर ली हैं, एक्सेप्ट कर ली हैं। पर कंडीशंस का क्या जरूर क्या है, क्या होना जरूरी है? रीजनेबल। अगर 15% है तो दिस इज अनरीजनेबल। आप बोलो कि हाँ भाई, अगर कपड़ा गुमा तो उसका 70-75% हमारी लाइबिलिटी होगी, समझ में आता है। लेकिन अगर आप बोलो कि भैया 15% बस हमारी लाइबिलिटी, तो दिस इज अनरीजनेबल। तो ये जो केस है ना बेटा, इसका डिसीजन ड्राई क्लीनर के खिलाफ चला गया। आ रहा है समझ में? इस केस में कौन जीता? बस, समझे क्या बेटा?
क्या ही क्लियर है? ठीक है, समझ गए यहाँ तक का? कोई डाउट है? तो ऊपर में जो पढ़ा, उसमें केसेस किसके फेवर में जा रहे हैं? रेलवे या एयरलाइंस या जो भी रिसीट दे रहा है। इस पर्टिकुलर केस में केस किसके फेवर में गया? कंज्यूमर। क्यों? बिल्कुल सही। समझ में आ रहा है? तो यही बातें आपको ध्यान में रखनी है जब कोई केस आपके सामने आएगा, तो आपको इस तरीके से रेफरेंस देना है। एक्चुअल केस है बेटा, देखो। लेली वाइट वर्सेस आर मन्नू स्वामी, 1966, ए मद्रास हाई कोर्ट का केस है, 13 नंबर पेज पे है। समझ में आ रही है बात? क्लियर है? ये पेज नंबर होता है, आपको पता है, ये साइटेशन बोलते हैं इसको। इससे आप एक्चुअली में उस पन्ने पर पहुंच जाओगे जहां पर कि ये केस जो है वो लिखा हुआ है। इसमें पब्लिशर का नाम होता है, पेज नंबर होता है, ईयर होता है, ईयर हर साल के पूरे केस लॉस की बुक बाउंड करके ये लोग पहुंचाते हैं। क्लियर है बेटा? चलिए, अब स्टैंडर्ड फॉर्म कॉन्ट्रैक्ट। बेटा, स्टैंडर्ड फॉर्म कॉन्ट्रैक्ट का क्या मतलब होता है? देखो, जो बड़े बिजनेसेस होते हैं या सर्विस प्रोवाइडर होते हैं, वो एक स्टैंडर्ड फॉर्म फिक्स क्लॉसेस के साथ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप क्या करते हो, टेलीफोन कनेक्शन लो तो एक फॉर्म भरना पड़ता है। समझ में आ रहा है? उसमें जो कंडीशंस है वो एक तरीके से क्या हो गई? फिक्स्ड। आ रहा है ये समझ में? वो कंडीशंस क्या है आपके ऊपर? फिक्स्ड। हेलो? यानी कि उनका एकदम प्रिंटेड है। ऐसा नहीं कि हर एक से अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, उनका फिक्स्ड है। आप साइन कर दो। स्टैंडर्ड मतलब सबके लिए एक साथ। नहीं आया समझ में? हेलो? अरे हाँ ना, कुछ तो बोला करो, है ना? ठीक है। तो उसमें फिक्स क्लॉजेस रहते हैं जो सबके लिए एज इट इज एप्लीकेबल। यूजर या कस्टमर हो सकता है कि सारे क्लॉजेस पढ़े भी ना। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। कभी किसी ने लोन वोन लिया है, मतलब लोन देखा है किसी को लेते हुए, या कोई भी स्टैंडर्ड कॉन्ट्रैक्ट जो होता है ना, इंश्योरेंस करवाया हो अगर, इंश्योरेंस तो लिया ही होगा, LIC या कुछ भी ऐसा, आप कभी उसका फॉर्म देखना। इट्स अ कॉन्ट्रैक्ट। समझ में आ रहा है क्या होता है? भाई कायदे से वो कॉन्ट्रैक्ट है तो उसकी टर्म्स तो आपको पता हो, क्या आपके ऊपर एप्लीकेबल हैं क्या नहीं है। पर आमतौर पर लोग आपको कैसे मिलेंगे? एक बंदा है जो कुछ कुछ बेसिक डिटेल बता देता है, और फिर आप कहते हो कि हाँ हाँ ठीक है। फिर क्या होता है? फिर बोलता है यहाँ साइन कर दो, यहाँ साइन कर दो, यहाँ साइन कर दो, यहाँ, और अपन कर देते हैं। और कई बार ऐसी स्थिति में प्रॉब्लम होती है। क्यों? आप आए दिन पेपर में पढ़ोगे कि किसी का इंश्योरेंस क्लेम नहीं मिला। क्यों? क्योंकि भैया ये गलती थी, वो गलती थी। समझ में आ रही है बात? क्लियर है ये? तो यूजर्स और कस्टमर्स में बी अनअवेयर ऑफ ऑल दीज क्लॉजेस। तो ध्यान से सुनना। कोई भी जो स्पेशल क्लॉज है, वो यूजर के ऊपर तभी लगेगा जब वो हाईलाइट किया गया होगा। अगर उस डॉक्यूमेंट में कोई भी स्पेशल कंडीशन है तो वो हाईलाइट होनी चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ? इसका प्रैक्टिकल रेलेवेंस ये है कि होता ही है ना कि आमतौर पर स्टैंडर्ड कॉन्ट्रैक्ट कोई नहीं पढ़ता। तो स्टैंडर्ड कॉन्ट्रैक्ट में टर्म्स भी नॉर्मल रहते हैं, पर आपके स्टैंडर्ड कॉन्ट्रैक्ट में कुछ बातें ऐसी हैं जो यूजर के लिए इंपॉर्टेंट है। वो क्या है? वो हाईलाइट होनी चाहिए। आप अपने मोबाइल में कोई भी ऐप डाउनलोड करते हो ना, तो इट्स अ कॉन्ट्रैक्ट। डाउनलोड के जस्ट पहले वो कहता है अग्री एंड कंटिन्यू। नोटिस किए? नोटिस किए? अग्री एंड कंटिन्यू बोलते हैं ना।
अग्री किस चीज को कर रहे हो, कभी देखा है? उसके टर्म्स एंड टर्म्स एंड कंडीशंस। कंडीशन। और टर्म्स एंड कंडीशन अगर आप उस पर क्लिक करोगे तो टर्म्स एंड कंडीशन खुल जाएंगे। हम वो कभी नहीं करते, बट वही कॉन्ट्रैक्ट। क्या लगता है, ये स्टैंडर्ड कॉन्ट्रैक्ट होगा या स्पेसिफिक आपके लिए डिजाइन होगा? स्टैंडर्ड। तो अगर आप उसको कभी भी खोल करके देखोगे तो आप उसमें देखोगे बहुत सारी चीजें बोल्ड में लिखी हुई हैं। वो जो बोल्ड में लिखी है वो क्या है? स्पेशल कंडीशंस। समझ रहे हैं? ठीक है। कि आपका जो मीडिया है फोन का, वो सारा हम एक्सेस कर लेंगे, आपके फोन की सारी फाइल्स हम देख पाएंगे। हम आपके सारे कॉन्टैक्ट्स देख लेंगे, हम उनको कॉल नहीं करेंगे, ऐसा बोलने के लिए बोल देंगे, लेकिन हम आपके सारे कॉन्टैक्ट्स का एक्सेस कर लेंगे, हम सारे आपके एसएमएस देख लेंगे, है ना? हम उनको सिर्फ अपने एडवर्टाइजर्स को प्रोडक्ट सेल करने के पॉइंट ऑफ व्यू से दिखाएंगे। समझ में आ रहा है? आपको अलग से कॉल करके परेशान नहीं किया जाएगा, ऐसा लिखा रहता है टर्म्स एंड कंडीशंस में। डेटा आपका सारा कॉम्प्रोमाइज है। वो आपकी सारी फोटोज और उन सब का एनालिसिस करके और देखेंगे कि किस एडवर्टाइजर को आपका डेटा जो है वो देना है। अरे, तो नॉर्मली क्या होता है कि भाई अगर हमको कोई प्रॉब्लम होती है तो उससे रिलेटेड हम नेट पे ढूंढते हैं, वो तो करेगा ही एक्सेस। समझ में आ रहा है क्यों? क्योंकि ब्राउजर की जो चीजें रहती है वो भी पूरी की पूरी वो एक्सेस करते हैं। उसका स्क्रीनशॉट लोगे तो फोटोज भी एनालाइज करेगा वो। हर हर ऐप। नॉर्मली हम लोग देखते हैं कि भाई हम लोग हर ऐप डाउनलोड कर रहे हैं, काहे के लिए? अपनी सहूलियत के लिए। पर वो फ्री में नहीं दे रहा है, वो एडवर्टाइजर्स को आपका डेटा बेच रहा है। इसलिए आप नोटिस करना कि चाहे इंस्टा हो चाहे कोई भी हो, वो आपके हिसाब से रेलेवेंट एडवर्टाइजमेंट दिखाता है। अरे मतलब जितने लोग हैं सबके फोन में अलग रिकमेंडेशंस आ रही हैं। क्लियर है? वो डेटा क्यों भेजता है? पैसे कमाने के लिए। क्यों बेचेगा कोई? मजे थोड़ी आ रहे हो। ठीक है। एक्चुअली में क्या है कि वो करते भी यही, एडवर्टाइजर्स को बेचते हैं। पर पॉइंट ये है कि आपकी लाइफ का कंट्रोल पूरा उनके हाथ में है। अब बस ये है कि गूगल कभी मिसयूज नहीं करेगा, फेसबुक कभी मिसयूज नहीं करेगा, मेटा, पूरा व्हाट्सएप और इनसे उसके पास है। कंडीशन थैंक यू कर सकते हाँ। हैं। जब तक नहीं कर रहा वो उनकी गुडविल है। नहीं नहीं, यूज तो कर रहे हैं जैसा टर्म्स एंड कंडीशन में बता रहे हैं। पॉइंट ये है कि वो आपको लूट सकते हैं। वैसा करते नहीं, क्योंकि ऑलरेडी बिलियंस में तुम्हारे पास कितने पैसे हैं। पर अंबानी थोड़ी है। आ रहा है समझ? दूसरा कि भाई उसको तो कंपनी चलानी है, लेकिन जब आप कोई भी नॉर्मल ऐप डाउनलोड करते हो ना, वो हो सकता है कि कोई छोटा मोटा वेंडर, आ रहा है समझ? तो वो इस तरीके की हरकतें करते हैं कि भाई आपसे बैंक से पैसे निकालने की कोशिश या कुछ भी इस तरीके से। आ रहा है समझ? ठीक है, तो ये बड़ी कंपनीज तो जितना चाहे धोखा कर सकती है, पर ये करेंगी नहीं क्योंकि इनकी अपनी वैल्यूएशन बहुत ज्यादा है। ठीक है। लेकिन आप जो भी एप्स डाउनलोड करते हो, अगर वो किसी भी छोटे मोटे वेंडर की, अब हम नहीं देखते ना कि किसने बनाई है कौन सी एप्स। सिंपल सा रूल ये मान करके चलो कि अगर किसी भी ऐप के 10 लाख से ज्यादा के डाउनलोड है तो डाउनलोड कर लो, आपके फंसने के चांसेस कम। नहीं आएगा हम। पर अगर किसी ऐप के 100-200 डाउनलोड है, समझ में आ रही है बात? ठीक है ना? तो भाई समझो, आप किस बात का एक्सेस दे रहे हो, इस बात को समझो। जब आप उसमें अग्री करते हो, ठीक है, तो उसमें आप चुन सकते हो। अच्छा, एक चीज और है,
आप अपने फोन के एंड्रॉयड के एप्लीकेशन में जाकर के परमिशंस को भी मैनेज कर सकते हो। गूगल खुद तो अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस ले लेगा, उसका तो कुछ कर नहीं सकता, एंड्रॉयड ही उसने बनाया है, आईओएस ही कंपनी ने बनाया है। लेकिन बाकी किसी भी ऐप, आप एसएमएस का कंट्रोल मत दो। कई बार ऐप्स को मीडिया का कंट्रोल देना पड़ता है, जैसे अगर आप कैमरे की कोई ऐप डाउनलोड करोगे तो वही मीडिया का एक्सेस दोगे, पर देखो कि वो ऐप कितने लोगों ने डाउनलोड करी है। अरे देखो, आप किसी भी थर्ड पार्टी को रैंडम आप डाउनलोड कर रहे हो, तो आप जानते नहीं हो। समझ में आ रही है बात? जैसे मान लो आपके घर के पास की किराना दुकान वाले ने ऐप बनाई, वो आप कर सकते हो डाउनलोड। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि ये बंदा अपना माल बेचने की कोशिश कर रहा है। समझ में आ रही है बात? पर जब आप प्ले स्टोर में ढूंढ करके कोई भी करते हो, तो यू डोंट नो अबाउट द वेंडर। अगर मान लो वो किसी दूसरी कंट्री में बैठ करके वो आपका डेटा एक्सेस कर रहे हैं, तो फिर वो गड़बड़ है ना। अरे समझ में? चलो, इफ यूजर हैड नो रीजन टू सस्पेक्ट सच टर्म्स, दे माइट नॉट बी बाउंड। क्लियर है? स्टैंडर्ड फॉर्म कॉन्ट्रैक्ट में क्या होना जरूरी है बेटा? स्टैंडर्ड फॉर्म कॉन्ट्रैक्ट में अगर कोई भी स्पेशल कंडीशन, ठीक है, तो रायपुर ट्रांसपोर्ट कंपनी वर्सेस घनश्याम, है ना? ट्रांसपोर्टर जो है वो गुड्स लेके गया, स्पेशल कंडीशंस कुछ नहीं थी। कॉन्ट्रैक्ट के बाद कैरी कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद कैरियर ने एक सर्कुलर इशू किया कि भैया गुड्स की मेरी जिम्मेदारी नहीं रहेगी। बिल्कुल सिंपल सा रूल है। एक बार कॉन्ट्रैक्ट बन गया, उसके बाद आप कोई भी कंडीशन इम्प्लीकेट नहीं कर सकते। नहीं आया समझ? जो भी कंडीशन है वो कॉन्ट्रैक्ट बनने से पहले लगाई जाएगी, उसके बाद नहीं। This was not valid because the special conditions were not communicated before the contract was formed. क्लियर है? यहां तक का क्लियर है? अब अब ध्यान समझो, हम किस चीज के कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं? मेनली टॉपिक क्या चल रहा था? कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। हम लोग बात कर रहे थे कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस की। अब ऑफर का कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होता है? व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ द ऑफर। एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होता है? डिग्री जब ऑफर के पास पहुंच जाए और ऑफर के लिए जो वहां से पोस्ट हो जाए। हाँ, ऑफर के लिए नहीं, उसके अगेंस्ट। ठीक है ना? ये क्लियर है? अब देखो, communication of a proposal is complete when it comes to the knowledge of the person to whom it is made. Acceptance has two viewpoints. Proposer के point of view से acceptance is complete when it is put in the course of transmission, और acceptor के point of view से when it comes to the knowledge of the proposer. ठीक है? अब देखो, communication of performance or act as acceptance. Sometimes an offer may be accepted by performing a required act. तो
क्या मतलब इस नहीं का? और कुछ परफॉर्मेंस करके अपना एक्सेप्टेंस देना। जो कॉन्ट्रैक्ट में है ना उसी का परफॉर्मेंस करके। मतलब कोई बंदा एक्सेप्टेंस ऐसे अलग से हाँ बोल के नहीं दे रहा। कैसे दे रहा है? डायरेक्ट परफॉर्मेंस। सीधे परफॉर्म करके ही वो क्या कर दे रहा है? एक्सेप्टेंस दे रहा है। However, if the offer demands communication of the act, mere performance is not enough unless also communicated to the offer. मतलब मैंने ऑफर किया, आपने सीधे परफॉर्म कर लिया। जैसे मैंने बोला कि यार 10 फर्नीचर के सेट बनाने हैं, 10 फर्नीचर के सेट बनाने हैं, 10,000 में बना के दोगे क्या? उस बंदे ने कुछ बोला नहीं, सीधे बना दिए। बना दिए तब भी वैलिड नहीं है। कब वैलिड? जब बताया। अरे परफॉर्म भी करोगे तो बताओगे ना। नहीं तो रीजनेबल टाइम बीत जाने के बाद क्या होगा? वो बंदा बैठा थोड़ी रहेगा। भाई मुझे 10 फर्नीचर के सेट चाहिए, मैंने तुमको बोला मेरे एंड से सोचो। मैंने ऑफर दिया है, कोई जवाब है ही नहीं मेरे पास। ना मुझे ये पता है कि तुम बना चुके हो। तो मुझ तक कम्युनिकेशन आएगा तब जा करके वो क्या होगा? वैलिड। पहले। और ये एक्सेप्टेंस का ही कम्युनिकेशन है, याद रखना। मतलब अगर उससे पहले मैं फर्नीचर का कॉन्ट्रैक्ट किसी और के साथ कर चुका हूँ तो फिर ये कैंसिल है। फिर चाहे उसने बना लिया हो। नहीं आया समझ में? क्लियर है? तो ये जो केस था, आपको अगर याद हो, कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी वाला, जिसमें कंपनी ने बोला था कि भैया ये स्मोक बॉल यूज करो, किसकी किसी को भी इन्फ्लुएंजा हुआ तो कुछ अमाउंट सबको दे दी। इसको भी क्या implement- होगा? अगर इन्फ्लुएंजा हुआ तो हम $100 देंगे आपको, 100 पाउंड देंगे, जो भी है। यहाँ पर कंपनी ने बोला अरे आपने एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट ही नहीं करी। तो पॉइंट तो है, लेकिन ये क्या है? जनरल ऑफर। समझ में आ रही है बात? ठीक है ना? ठीक है। मिसेस कार्लिल ने स्मोक बॉल जैसा बताया था वैसा, शी क्लेम्ड हेल्ड द एडवर्टाइजमेंट वाज अ promise to anyone who fulfilled the condition. Offer was made to public at large. No separate communication of acceptance was necessary. Hara samjhe? Using the smoke ball was enough to accept the offer. Clear है? बोलिए। Thus, if an offer is framed such that performance of an act alone constitutes acceptance, the acceptor need not give further intimation unless the contract so requires. समझ गए यहाँ तक की बात? यहाँ तक में कोई समस्या है तो बताओ। पक्का? ठीक है। आप अबे बेटा, कैंसिलेशन। ठीक है। सुनना ध्यान से।
क्या ऑफर रिट्रैक्ट किया जा सकता है? एक्सेप्टेंस को पढ़ के आयो? कैसे? पढ़ के आयो? गुड। नहीं, पहले बताएं। याद है, वेरी गुड। हाँ, क्या ऑफर रिट्रैक्ट किया जा सकता है? कब? एक्सेप्टेंस के पहले। मतलब मैंने ऑफर दिया, क्या मैं अपना ऑफर वापस ले सकता हूँ? कब तक मैं अपना ऑफर वापस ले सकता हूँ? जब तक कि वो एक्सेप्ट ना हो जाए। अरे हम, मैं अपना ऑफर कब तक वापस ले सकता हूँ? जब तक कि वो एक्सेप्ट ना हो जाए। ये क्लियर है? एक बार एक्सेप्ट हो गया तो वही जलती हुई माचिस की तीली, बारूद का ढेर। आ रहा है समझ में? विलियम एंसन ने कहा था। क्लियर है? तो इसका मतलब एक्सेप्टेंस से पहले ऑफर रिवोक हो सकता है। ठीक है? इसकी सीक्वेंसिंग सोचो कैसी होगी। मैंने ऑफर भेजा, अभी मैं वेट कर रहा हूँ क्या का? एक्सेप्टेंस का। उसके एक्सेप्टेंस देने से पहले मुझे अगर मैंने क्या कर दिया, ऑफर को कैंसिल। देखो, इन्हें ऑफर भेजा कि भैया मेरा फ्रिज खरीदोगे? ठीक है, 5,000 में। फर्स्ट ऑफ जैन को लेटर भेजा। इसके पास कब पहुंचा? इसने एक्सेप्टेंस कब दी? 7th जैन। सवाल है, बताओ। 7 सर, जिस इसमें 7 में एक्सेप्टेंस थी, उसके बाद 11 जनवरी तक पहुंच गई। लेकिन एक्सेप्टेंस को पढ़ेंगे, अभी सिर्फ ऑफर। 7th जैन के बाद ऑफर रिवोक नहीं हो सकता। जब ए ने रिवोकेशन लेटर पोस्टेड ऑन 5th जैन, है ना? और इसके पास रीच्ड ऑन 8th। बताओ, कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है या रिवोकेशन? लोकेशन कॉन्ट्रैक्ट वैलिड। 7 के पहले उसने रोक कैंसिलेशन किया था। रिवोकेशन का कम्युनिकेशन उल्टा चलता है। रिवोकेशन के कम्युनिकेशन की वैलिडिटी किस दिन से स्टार्ट होगी? 5 तारीख से नहीं। कब से स्टार्ट होगी? 8 तारीख। एग्जैक्टली। मतलब रिवोकेशन का कम्युनिकेशन कब माना जाएगा? जब ऑफरी के पास पहुंचा।
नोट कर लो, काम करो। बोलो बेटा। बोलो बोलो बोलो। ठीक है। लेकिन तो कायदे से तो उसने एक्सेप्टेंस के पहले रिवोकेशन कर दिया था। कानून। समझ में आ रही है बात? ठीक है। और लॉजिकल है। बस ये कि तुम अभी बहुत कम सोच रहे हो। जब तुम पूरा सोचोगे तो पहुंच जाओगे वहां पर। बिल्कुल लॉजिकल है और बिल्कुल वैलिड है। कुछ अनरीजनेबल नहीं है। जनरल सोशल अंडरस्टैंडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना। हम लोग क्या करते हैं ना, जब भी कोई डिसीजन आया, उससे जिसका बुरा हुआ, हम ये देखते हैं कि वो सही है कि नहीं। ऐसे नहीं सोचना है। सोचना कैसे है, डिसीजन आया तो जिसके खिलाफ आया उसके लिए तो तुम्हारी सहानुभूति होती है, और उसके बिहाफ में तुम सोच पाते हो कि यार इस बेचारे ने तो इतना गलत किया भी नहीं था, इसके साथ इतना गलत हो गया। तुमको एट द सेम टाइम उस डिसीजन को पलटना है। समझ में आ रहा है? तुमको क्या करना है कि चलो उल्टा डिसीजन देते हैं। अब उस उल्टे डिसीजन में दूसरे के साथ जो बुरा हुआ है उसको भी एनालाइज कर, ऑटोमेटिकली तुम कानून वाले डिसीजन पे पहुंच जाओ। बहुत रेयर है कि कानून में चीजें गलत हो। और आप इस बात को समझो कि इसमें आमतौर पर अगर वैसी गलतियां होती ना, तो मुझे लगता है 150 साल में डिस्कवर हो चुकी होंगी। हमको तो धरती पे आए 20 साल नहीं आ रहा समझ। तो इस बात को समझो कि अभी बहुत ऑलरेडी वो हो गया है। इसमें थोड़ा सा और प्रैक्टिस करोगे, बहुत अच्छा एनालिसिस हो जाएगा। ठीक है। चलो। रिवोकेशन का मतलब विड्रॉल ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, है ना? बिफोर इट क्रिएट्स अ बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट। अभी हमने एक पहलू की बात करी जिसका नाम था ऑफर। ठीक है। रिवोकेशन का कम्युनिकेशन जो भेजता है उसके अगेंस्ट भेजते ही कंप्लीट हो जाता है। भेजते ही भेजने वाले के अगेंस्ट। इसको याद रखने का सबसे सिंपल तरीका है, रिवोकेशन के कम रिवोकेशन के कंप्लीशन का कम्युनिकेशन एक्सेप्टेंस से उल्टा चलता है। एक्सेप्टेंस के कम्युनिकेशन का कंप्लीशन कैसा चलता है? भेजते ही सामने वाला बाउंड।
रिवोकेशन में भेजते ही मैं बाउंड, ये याद रखने का तरीका है। इसको लॉजिकली मत लेकर के जाना, अभी पहले पूरा याद कर लो इसको। तो लेकिन यहाँ पे ए ने रिवोकेशन भेजा था, तो ए के अगेंस्ट वैलिड है। लेकिन बी का तो एक्सेप्ट ही नहीं हुआ ना, क्योंकि उसने पहले एक्सेप्टेंस भेज दिया था। तो रिवोकेशन का मतलब है हाँ हाँ, उस बात का कोई मतलब नहीं है। ए के अगेंस्ट वैलिड है ना, तो ए के अगेंस्ट मतलब बी चाहे तो कैंसिल कर सकता था, बट बी ने तो एक्सेप्टेंस देकर के कॉन्ट्रैक्ट को हाँ कर दिया ना। बेसिकली कैंसिलेशन नहीं हो सकता। दोनों को एक बार प्रैक्टिकल सिनेरियो बनाओ और सोचो कि दोनों की क्या मंशा है और डिसीजन क्या जा रहा है कानून में, तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। इससे इससे एक्स्ट्रा चीजें निकल करके आती हैं जिसका कोई यूज नहीं है, जैसे कि जब आप रिवोक कर रहे हो ना, तो आपको एक्चुअली में सिर्फ एक ही साइड देखना है कि उसके अगेंस्ट कब वैलिड होगा। आपको इस बात से मतलब ही नहीं है कि मेरे अगेंस्ट कब वैलिड होगा, मैं तो कर ही रहा हूँ ना। नहीं ऐसा नहीं। ठीक है, जिसके पास ये थ्योरी में लिखने के लिए काम का है, बाकी तो प्रैक्टिकली मैंने बता ही दिया आपको। और जिस पर्सन को भेज रहे हैं उसके अगेंस्ट रिवोकेशन कब कंप्लीट होगा, जब उसके पास पहुंच जाए। इसीलिए इस वाले एग्जाम्पल में रिवोकेशन का कम्युनिकेशन कब कंप्लीट हुआ, लेकिन उससे पहले क्या हो चुका था, तो कॉन्ट्रैक्ट। तो रिवोकेशन कैंसिल। नहीं है ऐसा नहीं। क्लियर है, बताइए। तो इफ यू रिवोक योर ऑफर टू मी बाय टेलीग्राम, it is complete for you when you dispatch, but for me it will be when I receive. When can proposal be revoked? बताओ, when can proposal be revoked? ऑफर को कब कैंसिल कर सकते, कब तक कैंसिल कर सकते हैं? एक्सेप्टेंस के पहले। बट एक्सेप्टेंस तो दो अलग अलग टाइम पे दो अलग अलग तरीके से कंप्लीट हो रही है ना। तो कौन सी वाली एक्सेप्टेंस की बात कर रहे हो? तो उसको बोलोगे कैसे लेंगे? ऑफर कैन बी कैंसल्ड बिफोर। पोस्टेड ऑफ द एक्सेप्टेंस फ्रॉम द ऑफर। हाँ, उसको ऑफिशियली बोलेंगे बिफोर एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट एज अगेंस्ट द प्रपोजर। नहीं आया समझ? नोट कर लो, वैसे नोट क्या करना है, ये लिखा ही है। An offer can be revoked by the offerer anytime before it is accepted, accepted, before, है ना, एनी टाइम बिफोर acceptance is complete as against the proposal.
ठीक है। ठीक है। A bidder at an auction can withdraw his bid anytime before the acceptor accepts it, usually by the fall of hand. नीलामी में जिस बंदे ने बोली लगाई अपनी बोली वापस ले सकता है। अब अपनी बोली वापस ले सकता है कब तक? जब तक एक्सेप्ट ना हो। नो ऑब्लिगेशन टू कीप एन ऑफर हो। देखो, अगर मैंने किसी को ऑफर कर दिया तो क्या मैं ऑब्लिगेशन में आ गया कि अब मुझे ऑफर ओपन रखना पड़ेगा? नहीं, ऐसी कोई ऑब्लिगेशन नहीं। आई कैन टेक माई ऑफर बैक। कब तक? डिफरेंस। बिफोर एक्सेप्टेंस। क्लियर है? अच्छा, सबसे बड़ी बात ध्यान से सुनिए। मैं तुमको बोल रहा हूँ ये कैलकुलेटर 400 रुपये में ले लो और चिंता मत करो, 2 दिन तक ये ऑफर ओपन रहेगा। मैं शाम को किसी और को भेज दूँ। बताओ ये गलत है कि सही? कानूनन क्या मैंने कुछ गलत कर दिया कानूनी तौर पर? नहीं। इसका मतलब नहीं, अगर मैंने ये भी बोला था क्या, पर मैंने नहीं रहने दिया, तो कोई ऑब्लिगेशन नहीं है। क्यों? एक्सेप्टेंस आ गई। मैंने तुमको बोला कि मैं तुमको ऑफर दे रही हूँ कैलकुलेटर, 2 दिन तक ऑफर वैलिड रहेगा। मैंने 6 घंटे में ऑफर कैंसिल कर दिया। अब बताओ, क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ? क्या मैं अलाउड है मुझे ऐसा करना लीगली? ऑफर एक पर्टिकुलर टाइम तक ओपन रखने का कोई कंपल्शन नहीं है, भले ही मैंने ये बोला हो कि मैं ऑफर ओपन रखूं। नहीं आया समझ? एक्सेप्ट कहाँ हुआ? एक्सेप्ट के बाद तो मैं कर ही नहीं सकता ना। मैं 2 दिन तक ऑफर ओपन रख रहा हूँ, अपने उसी समय एक्सेप्ट कर लिया तो फिर थोड़ी कुछ कैंसिल हो सकता है। बट मैंने ये बोला था ना कि मैं 2 दिन तक ऑफर ओपन रखूंगा, पर मैंने 2 दिन तक ऑफर ओपन नहीं रखा। अब ठीक है, क्लियर है? इवन इफ द ऑफरर promises to keep open for a certain period, he may still withdraw it before acceptance. एक्स ने ऑफर किया टू सेल द कॉटन बेल्स टू वाई। उसने बोला कि मैं ये ओपन रखूंगा 6 बजे तक, पर एक्स ने बेच दिए जेड को उसके पहले ही, तो मतलब ऑफर कैंसिल कर दिया। तो वाई ने अगर एक्सेप्टेंस दिया भी तो वो क्या है बेटा? इनवैलिड। बोलो।
बोलो बोलो, कोई डाउट है तो बताओ। बोलो। क्लियर है? A proposal can be revoked at any time before the acceptance is complete as against the proposal. क्या है? क्लियर है? वही बात है जो अभी ऊपर पढ़ी अपन ने। एक्सेप्टेंस कैन बी रिवोक्ड at any time before it is complete as against the accept. बोलो। एक्सेप्टेंस को कब तक रिवोक किया जा सकता है? बताओ बताओ बताओ। नोट करो। तो ऑफर कब तक कैंसिल हो सकता है? एक्सेप्टेंस ऑफर कब तक कैंसिल हो सकता है? एक्सेप्टेंस भेजने के पहले। एक्सेप्टेंस कब तक कैंसिल हो सकती है? आमतौर पर नहीं हो सकती। होस्ट वाले केस में उसके पास पहुंचने से पहले क्या हो सकती है? किसके पास पहुंचने से पहले? नोट कर लो। लिख लिया? एक्सेप्टेंस कब तक रिवोक की जा सकती है? जब तक एक्सेप्टेंस सामने वाले के पास पहुंच ना जाए उसके पहले। बोलिए। क्लियर है? ये अपना घर बेचने का ऑफर कर रहा है। मीने एक्सेप्ट कर लिया। ए में रिवोक बिफोर बी पोजल लेटर। बी में रिवोक बिफोर हिज एक्सेप्टेंस रीचेस ए। बोलो। क्लियर है? अब देखो, हमारा कानून बना था बेटा कब? आजादी पहले, 1872। अंग्रेजों तो इसलिए इंग्लिश लॉ से बहुत करीब होता है। अब क्या होता है, कोर्ट कचहरी में जब भी बात होती है तो ये बात भी होती है कि भाई ये
इंग्लिश लॉ से रेफरेंस ले लो। अरे तो हमारे बहुत सारे कानूनों के लिए हम लोग इंग्लिश लॉ का रेफरेंस ले लेते हैं। इसीलिए हमको ये पता होना चाहिए कि क्या क्या डिफरेंसेस है। तो ये वाली जो पर्टिकुलर बात है, बाकी तो सेम है, ये पर्टिकुलर बात डिफरेंट है हमारे कानून में और जो अंग्रेजों का उनके यहाँ लगता है। नहीं आया समझ में? हमारे यहाँ का, देखो सुनो, इंग्लिश लॉ का मतलब क्या है कि उनके यहाँ जो चल रहा है। इंग्लिश लॉ का मतलब ये नहीं कि जो 1872 में आया था, वो तो इंडिया में पास हुआ ना, वो तो इंडियन लॉ है, ठीक है। इंग्लिश लॉ का ये है कि जैसे ही एक्सेप्टेंस हुआ, अब वो रिवोक नहीं हो सकता। यानी पोस्ट के बाद वो रिवोक नहीं हो सकता। हमारे इंडियन लॉ में क्या है, पोस्ट के बाद पहुंचने से पहले रिवोक हो सकता। आ रहा है समझ में? इंडियन लॉ में क्या है, रिवोकेशन अलाउड है। बोलो। ठीक है। बताओ, कोई डाउट है तो बताओ। देख लिया। अब टेलीफोन वगैरह में क्या होता है बेटा, इमीडिएट ऑफर, इमीडिएट एक्सेप्टेंस। उसमें ये सब नौटंकी है ही नहीं। कब भेजा, कब पहुंचा, इन सब बातों का कोई लेना देना नहीं। क्लियर है ये? ठीक है। A contract forms when the offerer hears the acceptance clearly. अगर लाइन कट हो गई, डिस्टरबेंस है, तो फिर एक्सेप्टेंस वैलिड नहीं है। एक्सेप्टर को ये इंश्योर करना पड़ेगा कि सामने वाले ने सुन लिया है एक्सेप्टेंस, है ना। बाकी इसमें भेजने पहुंचने की अलग अलग कहानी नहीं है। उसने एक्सेप्टेंस बोला, सामने वाला नहीं सुन पाया तो नहीं बना कॉन्ट्रैक्ट। रिवोकेशन का कोई चक्कर ऐसा है नहीं। प्रिटेंड भी तो कर सकते हैं कि हमने नहीं सुना। कानून सबूत मांगता है, नहीं यार। क्लेम तो कोई भी व्यक्ति कुछ भी करेगा ना, जो साबित कर पाएगा कानून उसके हिसाब से उसका फेवर कर देगा। कानून ये थोड़ी बोल रहा है कि साबित कैसे होगा। कानून ये नहीं बोल रहा है कि अगर किसी ने झूठ बोला तो क्या होगा। कानून बोल रहा है कि क्या इसने सुना है, क्या साबित हो रहा है, इसने सुना है कि नहीं सुना। उसके पहले की लड़ाई लड़ लो। उसके कानून थोड़ी इंटरफेयर कर रहा है इस मैटर में कि तुम झूठ बोल रहे हो कि तुम नहीं बोल रहे हो। मतलब ये पहले ये निपटा लो। हो गया डिसाइड, इसने सुना, सुना क्या, हाँ तो फिर बन गया काम। नहीं सुना, नहीं बना। कानून तय कर। तो उसके पहले के मैटर रिजॉल्व कैसे होंगे? उसके पहले के मैटर रिजॉल्व होंगे बेटा दूसरे कानूनों से। ठीक है, इंडियन एविडेंस है। आ रहा है समझ में? हमारे कोर्स में नहीं है ना। क्लियर है? चलो, फिर क्या है बेटा, रिवोकेशन। चलो अभी अपन लोग ओवर कर लेते हैं, है ना। यहाँ तक की कहानी समझ में आ रही है क्या? अच्छा, ये सिक्स्थ पॉइंट क्वेश्चन। An offer can automatically lapse और बी रिवोक्ड। टाइम लैप्स हो गया या कुछ पर्टिकुलर इवेंट्स के कारण क्या होता है, ऑफर लैप्स हो सकता है। ये अगले टॉपिक में है, मोड्स ऑफ रिवोकेशन। ठीक है।